Hello everyone, welcome to EduChats. Today we'll discuss about the last mock test we attended on Sunday, that is mock test number 5 on educational technology and teacher education. तो इनमें जो क्वेश्चंस आपने अटेंड किए थे उनमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डाउट रहे होंगे और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे जो आंसर्स हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस डिस्कस और एट द एंड जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे आंसर्स करते हैं वो भी विद इन टाइम। तो टाइम और स्कोर के हिसाब से हम टॉपर चुनते हैं। जो टॉपर इस बार का भी है वो हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में उनको कंग्रेचुलेट भी करेंगे और उनका स्कोर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कैसा था इसका लेवल, आप बताइएगा हमें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्रिएटिव कॉमन्स। मैंने आप लोगों को क्रिएटिव कॉमन्स के बारे में पढ़ाया था। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओपन प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, यानी ओपन एक्सेस देता है अपने मटेरियल्स के लिए, यानी जो एजुकेशनल मटेरियल्स आप एक्सेस करते हो। तो इनके लिए भी मैंने एक स्लाइड बनाया था क्रिएटिव कॉमन्स के ऊपर, आपको पढ़ाया था क्रिएटिव कॉमन क्या है, कैसे काम करता है, व्हाट आर द लाइसेंस, टाइप ऑफ लाइसेंस भी पढ़ाया था। तो इसके बारे में क्या गलत है ये पूछा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। सेकंड है इट कंटेन्स ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, इट इज a profitable organization. Next, it provides free use of learning materials under some conditions. इनमें आंसर क्या होना चाहिए था? ये सस्मिता, वेरी गुड। सौम्या, पिंकिना, टिकिना, जीता, ईशानी, संतोष, जिनिस्मिता, सरस्वती, ज्योत्सनामयी, मानसी, दीप्तिश्री, सोनी, बहुत अच्छे, वर्षा, सुब्रत, सुनीता, पद्मावती, वेरी गुड, वेरी गुड सलीजा। तो सभी ने जो आंसर, आपने ऑलरेडी आंसर चेक ही किया होगा, लेकिन आपके हिसाब से क्या आंसर होगा और क्यों होगा वो आप मुझे बताना, ठीक है। सो व्रज, लिपक सभी कह रहे हैं कि सिर्फ ऑप्शन सी होगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कि हमने पढ़ा था ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज नॉन प्रॉफिटेबल, यानी कि वो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, यानी बहुत प्रॉफिट अर्न किया है ऑलरेडी। सो नाउ दे वांट to give their products, or you may say their tools, or some materials to others to for free use। वो चाहते हैं कि दूसरों को फ्री में यूज करने के लिए वो प्रोवाइड करे, तो दे कैन कंट्रीब्यूट थ्रू क्रिएटिव कॉमन्स। तो इससे क्या होता है, क्रिएटिव कॉमन का मैंने बताया था कैसे आपको सर्च करना होता है क्रिएटिव कॉमन। आप भी जब भी कोई भी चीज यूज कर सकते हो, मतलब करते हो फॉर पब्लिक पर्पस, तो आप क्रिएटिव कॉमन यूज कर सकते हो। तो वो होता है कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यहाँ पे लिखा गया था इट इज अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2, मूक स्टैंड फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। मूक प्लेटफॉर्म मतलब एक मूक क्या है? मैक्सिमम ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, मैसिव ऑनलाइन एंड ओपन कोर्सेस, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मैसिव ओपन एंड ऑप्शनल कोर्सेस। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसमें भी कोई किसी को दिक्कत नहीं है? यस, वेरी गुड, सबने आंसर सही किया है, वेरी गुड, सबने सही आंसर किया है, वेरी गुड, सबने कहा सही आंसर तो दे दिया है। तो पता करते हैं कौन सा सही आंसर, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। मूक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस एक ही साथ आप कर सकते हो, मतलब कि बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, ओपन है, वो आप कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल हम स्वयं, ठीक है, स्वयं प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारे कोर्सेस करते हैं जो कि ओपन होते हैं सभी के लिए, एंड इट इज ऑनलाइन। आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, आपको एग्जाम देने के लिए कहीं सेंटर पे बैठ के लिखना नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड इट इज मैसिव। इसका मतलब है इट्स रिच, इज मैसिव। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर ये एप्लीकेबल है, आप कोई भी कोर्स इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये मुक्त था, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शायद इनमें बहुत सारा आप लोगों में कंफ्यूजन था और होना भी, आई मीन जायज था, क्योंकि इसमें क्या था, हाँ मैं बता देता हूं इससे पहले कि जो क्वेश्चन था इसका जो ऑप्शन चूज किया गया था, यानी टेक्निकली इट वाज रॉन्ग, टेक्निकली इसे गलत आंसर पे क्लिक कर दिया गया था, इसलिए शायद आपको ऑप्शन चूज करने में दिक्कत हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को हम
ग्रेस मार्क दे रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार का जो ऑप्शन था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था उसमें, मतलब टेक्निकली प्रॉब्लम था, तो इसलिए 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, अच्छे से पढ़िएगा, 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन वे आर गिवन बाय, किसने दिया था? डी स्टफलबिम, रॉबर्ट गैने, जॉन पियाजे, हैरिंगटन एंड ओलिवर। तो इनमें से ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब मैंने कहा था ऑलरेडी कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो भी सकता है आपके लिए, और उसी के साथ ही साथ उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी था, जो कि आपने चूज करते वक्त शायद आपको गलत आंसर शो कर रहा होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे। कीप आंसरिंग, देखिए जो लोग आंसर कर रहे हैं उनमें भी वही है कि वो लोग ऑलरेडी आंसर देखे हैं कि वो ऑप्शन दिखा रहे हैं, बट फॉरगेट अबाउट द आंसर, क्योंकि वो उसमें गलत दिखा रहा था आंसर। ठीक है, टेक्निकल एरर था थोड़ा सा। ओके, चलिए चलिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोग मुझे बताओ कमेंट में। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हेरिंगटन एंड ओलिवर। ठीक है, वेरी गुड। जो लोग आंसर डी कर रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी दिखा रहा होगा आपको, मतलब जब आंसर कर रहे थे उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बी आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे 9 एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, वहां पे 9 स्टेप्स था, वहां पे याद रखिएगा, वहां पे 9 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 एलिमेंट्स था। तो इसको थोड़ा सा आपको और थोड़ा क्लियर करने के लिए ये वाला स्लाइड मैंने ऐड किया। यहाँ पे देखिए 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, जो कि हैरिंगटन एंड ओलिवर 2000 में दिए थे। दे हैव आइडेंटिफाइड 9 एलिमेंट टू डिजाइन कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। उन्होंने 2000 में 9 एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स अलग और आपका स्टेप अलग। एलिमेंट यानी ये एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे आप दाल खिचड़ी जो भी बनाते हो उसमें एलिमेंट्स रहते हैं, लेकिन स्टेप में क्या वही चीजें होता है? स्टेप का यानी मतलब पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको यूटेंसिल्स लेना पड़ेगा, फिर गैस ऑन करना पड़ेगा, फिर आपको मतलब प्रेशर कुकर जो है वो मतलब या तो आप कढ़ाई में करो या फिर प्रेशर कुकर में करो, कहीं पे भी करो। उसके बाद तेल लेना है, मसाला लेना है, उसके बाद मतलब वेजिटेबल्स लेना है, उसके बाद कुक करना है, फिर सर्व करना है। ये स्टेप होता है, लेकिन एलिमेंट क्या वही होता है? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल, डिफरेंट वेजिटेबल, डिफरेंट स्पाइसेस, ठीक है, वाटर, सॉल्ट वगैरह वगैरह, ये होता है एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो 9 एलिमेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे 9 एलिमेंट्स पूछा गया। ठीक है, 9 एलिमेंट्स, ये छोटे छोटे चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप ऑप्शन नहीं कर पाओगे। तो 9 एलिमेंट में क्या कहा गया कि उन्होंने 9 एलिमेंट्स दिए थे, जो कि ये एलिमेंट्स रहना बहुत जरूरी है जब आप कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके से आप पढ़ाना चाहते हो, तब ये सारे होने चाहिए। फर्स्ट इज प्रोवाइड ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट द वे ऑफ नॉलेज विल बी यूज्ड इन रियल लाइफ। कॉन्टेक्स्ट यानी कि वो सारी चीजें जो एक सराउंडिंग में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो रिगार्डिंग व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस, पुलिस का क्या रोल है हमारे सिक्योरिटी में, तो आप वहां पे कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हो व्हाट, मतलब कि जो न्यूज़पेपर कटिंग में आता है डेली डेली रियल लाइफ इंसिडेंट्स, की पुलिस ने इस चोर को पकड़ा, पुलिस ने एक ड्रग्स माफिया को पकड़ा, व्हाटएवर। ठीक है, वो जो सुरक्षा देते हैं उनके बारे में बताओ। इसका मतलब है रियल लाइफ का एग्जाम्पल, कॉन्टेक्स्ट, सराउंडिंग के बारे में जब आप बताओगे, ये एलिमेंट हेल्प करेगा आपको नॉलेज ज्यादा अच्छे से क्रिएट करने के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट से बताओ, रियल लाइफ से बताओ। प्रोवाइड ऑथेंटिक एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी, ऑथेंटिक एक्टिविटी यानी एक्टिविटी तो होगा ही, ऑथेंटिक एक्टिविटी मतलब जो एक्टिविटी लगे कि वो आपको सही से आपका टारगेट फुलफिल करने के लिए मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर विलिंग टू बी टीचर्स, उनको माइक्रो टीचिंग के लिए भेजा जाता है, स्कूल विजिट के लिए भेजा जाता है। ये एक्टिविटी करने से क्या होगा, उनमें जो टीचिंग स्किल्स, पेडागोजिकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारे इंप्रूवमेंट होंगे। टू प्रोवाइड एक्सेस टू एक्सपर्ट परफॉर्मेंसेस,
एंड द मॉडलिंग ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि परफॉर्मेंस को कैसे आप जज कर सकते हो, कैसे मेजर कर सकते हो, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक प्रकार का एलिमेंट है। नेक्स्ट है प्रोवाइड मल्टीपल रोल एंड पर्सपेक्टिव, मतलब कि एक ही तरह से काम नहीं करेंगे, अलग अलग रोल आपको दिए जाएंगे। व्हेन समटाइम्स विल बी ट्रीटेड एज, जैसे कहते हैं ना, टीचर इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, वैसे अलग अलग मल्टीपल रोल एंड पर्सपेक्टिव आपको दिए जाएंगे, ये भी एक एलिमेंट रहेगा जब आप पढ़ाओगे कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके से, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग पे आप मतलब एज ए टीचर आप क्या होते हो, एक लर्नर भी होते हो और एक गाइड फैसिलिटेटर होते हो, ना कि एक टीचर जो कि अपने हिसाब से पढ़ाए। देन सपोर्ट कोलैबोरेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज तो कंस्ट्रक्ट होगा लेकिन नॉट इन द माइंड ऑफ द टीचर बट इन द माइंड ऑफ द लर्नर, तो इसलिए लर्नर अपना नॉलेज खुद क्रिएट करेगा, बट वी विल कोलैबोरेट, वी विल गाइड देम, वी विल इंस्ट्रक्ट देम समटाइम्स। तो प्रमोट रिफ्लेक्शन टू एनेबल एब्स्ट्रैक्शन टू बी फॉर्म, यानी कि यहाँ पे हम जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, मतलब कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे करके हम चाहेंगे कि वो खुद, यानी जो लर्नर होता है वो खुद रिफ्लेक्ट करे। यानी कि फॉर एग्जांपल कहीं पे वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो हम वहां पे उनको रिफ्लेक्शन, व्हाट इज योर रिफ्लेक्शन, हाउ डू यू सी दीज काइंड ऑफ वॉर्स, ठीक है, ये आप कैसे देख रहे हो, तो वो अपना एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, उसका आइडिया, उसका थिंकिंग वो वहां पे प्रेजेंट करेगा। दिस इज ऑल्सो an important element. Next आता है promote articulation to enable tacit knowledge to be made explicit, यानी कि अगर कुछ आर्टिकुलेशन यानी कुछ एक्टिविटीज ही होता है, कुछ प्रैक्टिस होता है, ड्रिल होता है, जिससे क्या होता है आपका जो नॉलेज, जो मतलब हिडन नॉलेज है, टैसिट नॉलेज है, उसको हम एक्सप्लिसिट बना सकते हैं एंड विच कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। अब आते हैं प्रोवाइडिंग कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग बाय द टीचर एट क्रिटिकल टाइम। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट में टीचर तो कुछ करेगा नहीं, हमेशा वो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करेगा करने के लिए, तो कोचिंग देगा एंड समटाइम्स स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है, जेडपीडी में आपने पढ़ा होगा, वाइगॉट्स्की ने भी कहा है, द एक्ट ऑफ असिस्टिंग, यानी आप उन्हें मदद करते हो टू रीच टू द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवाइड फॉर ऑथेंटिक असेसमेंट फॉर लर्निंग विद इन द टास्क। अब असेसमेंट बच्चे का भी ऐसे करेंगे ताकि वो मतलब अच्छे से उसका क्वालिटेटिव एज वेल एज यस टेम्पररी हेल्प होता है। तो ऑथेंटिक असेसमेंट में क्या होता है, हम बच्चे को असेस करेंगे बट हम उसको मतलब क्या कह सकते हैं आप लोग, सही तरीके से, जो उसको सही तरीके से असेस कर पाए। तो सही तरीके से असेस करने का ये मतलब होता है कि जो हम असेसमेंट करते हैं दैट इज मार्क ओरिएंटेड, दैट इज ग्रेड ओरिएंटेड, दैट इज बेस्ड ऑन योर written or you may say educational or curricular aspect only. But when we say authentic assessment, we mean all the activities, all the experiences, all the learning experiences the child has collected during the stipulated time। का मतलब है वो सारे चीजें हम असेस करेंगे, उसका मतलब बिहेवियर, पर्सनालिटी, लर्निंग स्टाइल, हेल्पिंग अदर्स, ठीक है, सब कुछ हम असेस करेंगे ताकि हम उससे अच्छे से और भी इंप्रूव कर पाए, ठीक है। ये था 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब कौन सा आंसर होना चाहिए, समझ में आया सबको? आया तो एक बार यस कर लीजिए, जो लोग देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत अच्छे। अब ये जूम यूजर कौन है, काइंडली रीनेम योरसेल्फ। जूम यूजर क्या होता है? जूम यूजर जो भी है काइंडली अपने आप को रीनेम कीजिए, अदरवाइज कभी कभी क्या होता है हमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो हम उनको मीटिंग से ही निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वेब लॉग्स अबाउट डिफरेंट थिंग्स दैट आर अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस बाय देयर ऑथर आर नोन एज। एक लॉग होता है वेब लॉग, जो वेब पे लिखा जाता है, वो भी अलग अलग चीजों पे लिखा जाता है एंड दीज आर अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस बाय देयर ऑथर। मान लीजिए आप लिख रहे हो तो आप उसे लिख सकते हो और भी वगैरह वगैरह कर सकते हो, ठीक है। वेरी गुड, दिस वन वाज इजियर, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आप सोच रहे हो वो तो होगा ही होगा, लेकिन मुझे बताइए व्हेन वी डू दैट विथ वीडियो तो उसको क्या कहा जाएगा? दिस इज बेसिकली राइटिंग, व्हेन यू राइट दीज थिंग्स, दीज आर कॉल्ड, यस वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका आंसर सबके लिए यस वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ चुका है।
ब्लॉग्स आर द राइट आंसर। तो वेब लॉग, जब आप लॉग लिखते हो रिटन फॉर्म में उसको ब्लॉग कहा जाता है, जब आप वीडियो में करते हो उसको व्लॉग कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन, इन सिंक्रोनस लर्निंग द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर। ये भी क्वेश्चन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहे और बहुत सारे भी गलत आंसर्स दिए हैं। गलत आंसर आपके पर्सपेक्टिव से शायद सही हो और हमारे पर्सपेक्टिव से शायद गलत, उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब तो सही आंसर सबका आ रहा है, लेकिन जिन लोगों ने आंसर किया था उसमें बहुत सारे गलतियां थे। ठीक है, वेरी गुड, सभी आंसर्स कर रहे हैं, सी आंसर होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन सिंक्रोनस लर्निंग द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर। टीचर स्टूडेंट क्या होता है? जस्ट पैसिव पार्टिसिपेंट तो होता नहीं। देन आते हैं एक्टिव लिसनर, वही बता रहा हूं सौम्या, एक्टिव लिसनर्स, यस दे आर एक्टिव लिसनर्स। लेकिन एक चीज आप डिस्क्रिमिनेट करो, ये होता है ना कि आप ऑप्शन में से बेस्ट आंसर चूज करो। ठीक है, विच वन इज करेक्ट डजेंट मैटर हियर, you have to choose from option, these four options. say for example, मैं आपको 4 नंबर देता हूं, उसमें से आपको बड़ा नंबर बताना है। 9325, मैंने बताया 9325। अब इसमें से बड़ा कौन सा है? 9325, इसमें से बड़ा कौन सा है? यस 9 है, वेरी गुड, 9 है। अब मैं वही 9 आपके लिए बड़ा है, आंसर है, क्योंकि वो ऑप्शन में दिया गया था। अगर मैं यहाँ पे 10 की बात करूं तो 10 उससे बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इस आंसर से कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आंसर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लग सकता है कि सर 10 इज ग्रेटर देन 9, बट देर इज 9 ओनली, मतलब ऑप्शन में सिर्फ 9 है, इसलिए 9 को ही सबसे बड़ा कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है जब सिंक्रोनस लर्निंग होता है। तो वो एक्टिव लिसनर्स होते हैं जरूर, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर एक्टिव पार्टिसिपेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ईशा ने पूछ रहे हैं सर क्यों नहीं होगा एक्टिव लिसनर। अब एक्टिव लिसनर इसलिए नहीं है क्योंकि सोच के देखिए, थोड़ा एनालाइज अगर करें ज्यादा, जब आप एसिंक्रोनस लर्निंग भी करते हो देन ओनली आप वहां पे भी एक एक्टिव लिसनर ही होते हो। यू लर्न, यू लिसन एंड यू राइट एक्टिवली आफ्टर द इवेंट हैज ऑकर्ड, वहां पे एक्टिव लिसनर होते हो। लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेंट सिर्फ सिंक्रोनस में पॉसिबल है, वहां पे पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 100% करेक्ट होगा। लेकिन मैं, यस ईशानी, लिसनिंग इज वन साइडेड, यस सोनी। ठीक है, लिसनिंग, मैं ये नहीं कहूंगा जो लोग बी कह रहे हैं वो गलत है, कभी ये नहीं कहूंगा कि गलत हो सकता है, क्योंकि जब सुनोगे तभी पार्टिसिपेट करोगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट इन 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट आंसर आपका सी बनता है, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। बट डोंट वरी, जिन लोगों को बी लग रहा है या फिर डी लग रहा है, सभी सही हो। ऐसे मत सोचना कि सर गलत बढ़ा दिए, गलत बता दिए, नहीं, मैं बस आप लोगों को मतलब रूबरू कराना चाहता हूं उन चीजों से जो आप एग्जाम में फेस करोगे। एग्जाम में बच्चे ज्यादा सुपरफिशियल आंसर करेंगे, जहां पे गलती हो जाएगा। यहाँ पे बी सी डी तीनों सही आंसर होंगे। ठीक है, लेकिन सी विल बी द बेस्ट आंसर इफ यू आस्क मी। अगर मुझे पूछो तो मैं कहूंगा ये बेस्ट आंसर है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा शायद, आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, डिस्क्रिमिनेट किया था दोनों के बीच में, डिफरेंशिएशन एक बॉक्स मैंने बनाया था। वहां पे आपको मैंने पढ़ाया था टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है। यहाँ पे ऑप्शन में देख के बताइए क्या है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, द यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निक्स एंड डिवाइसेस इन एजुकेशन, द स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी पेपर इन एजुकेशन, बोथ ए एंड बी। ये वाला भी शायद गलत हो सकता है आप लोगों का, सोच समझ के आंसर करना। या चलिए, बहुत लोगों का आंसर आ चुका है ऑलरेडी, डी। यस, वेरी गुड। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं कि
ए विल बी द राइट आंसर। लेकिन देखिए ऑप्शन सभी पढ़ा कीजिए जब इस तरीके के ऑप्शन है। मैं आप लोगों को डिस्कस करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को ऑलरेडी आंसर पता है, क्योंकि जब आप क्लिक करते हो वहीं पे आंसर शो करता है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्वेश्चन को फेस कैसे करें और ज्यादा से ज्यादा मार्क कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए ऑप्शन ए जहां पे बोथ ए एंड बी लिखा हो, ए एंड सी लिखा हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव लिखा जाता है, वहां पे तीनों ऑप्शन को अच्छे से मार्क कीजिए और पढ़िए, क्योंकि आपको लगेगा कि ये ए एंड बी, क्या ये आंसर हो सकते हैं, पहले इसको चेक करो। तो बोथ ए एंड बी में पहले देखिए, द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन को टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, ये करेक्ट है 100%। अब बी को देखिए, द यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निक्स एंड डिवाइसेस इन एजुकेशन। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का नहीं होता है। These are the techniques. These include techniques of teachers also. टीचर टेक्निक अप्लाई करता है, जैसे कि कुछ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है, कुछ होमवर्क प्रोवाइड करता है, कुछ कंसोलेशन देता है, या फिर कह लीजिए आप उनको थोड़ा सा गाइडेंस देते हैं। दीज आर ऑल्सो सॉफ्ट, मतलब सॉफ्टवेयर कंसिडर्ड इन टीचिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो जो डिवाइस वाला प्रोग्रामिंग वाला नहीं होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निक, डिफरेंट टेक्निक्स, क्वेश्चन प्रोबिंग, ठीक है, रीइंफोर्समेंट, दीज आर टेक्निक्स। एंड डिवाइसेस, डिवाइसेस मतलब टीएलएम हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स एंड टूल्स, डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं टू टीच द चाइल्ड। तो ये होता है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। ठीक है, अब आते हैं CIET स्टैंड्स फॉर। CIET का मतलब क्या होता है, इसको भी मैंने पढ़ाया है। CIET क्या है, किसके अंडर में आता है, इसका पूरा नाम बताइए कि फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, ठीक है सर। ऑप्शन में, ए ऑप्शन में भी ऑप्शन आता है सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन सॉफ्टवेयर। देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन। यहाँ पे था यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निक्स एंड डिवाइसेस। यहाँ पे हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, लेकिन यहाँ पे टेक्निक्स ऐड किया गया। टेक्निक्स एंड डिवाइसेस, डिवाइसेस में तो हार्डवेयर आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, बट टेक्निक्स क्या होता है, टेक्निक्स, द टेक्निक्स विच ए टीचर अप्लाइज। टेक्निक जब आप अप्लाई करते हो, क्वेश्चनिंग एक टेक्निक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए एंड बी होगा। क्लियर, ऑप्शन बी इज अप्रोप्रिएट, यस डेफिनेटली, बट ऑप्शन ए तो मैंडेटरी है। ऑप्शन ए नहीं होगा तो नहीं चलेगा ना, यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, आई मीन 7 पे चलते हैं। डिवाइस रेफर्स टू टूल। हाँ, टूल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप जब जाते हो ना क्लास में, एक पॉइंटर लेके जाते हो, एक मैप लेके जाते हो, वो भी होता है आपका टूल। ठीक है, लेकिन वो तो टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी टेक्नोलॉजी नहीं होगा ना। ठीक, तो चलिए बहुत अच्छे। CIT, CIT देखिए बहुत सारे आंसर्स ए तो आए हैं, लेकिन उसके साथ डी भी आंसर आया है। अब डी आंसर नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नॉट एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIT, इट इज अ सब ब्रांच ऑफ NCERT, जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे काम करता है, दिल्ली पे स्थित है ये। ठीक है, CAI स्टैंड्स फॉर, CAI क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आया है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स आया है, इसलिए इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन में काम आता है, जब कंप्यूटर के द्वारा कोई टीचिंग देता है या फिर इंस्ट्रक्शन देता है, उसको कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसका उल्टा होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, CAL। ठीक है, जो हम लर्निंग पे यूज करते हैं। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस, FOSS क्या होता है वो भी मुझे बताना। उबुंटू, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, इसको मुझे जस्टिफिकेशन देना है। स्वर्णा, चेक योर आंसर, चेक योर आंसर अगेन, मुझे बताना ये जस्टिफिकेशन क्यों आप आंसर कर रहे हो, जो भी आंसर कर रहे हो क्यों कर रहे हो। ठीक है, यस बताइए। जिन लोगों को टेक्नोलॉजी में नॉलेज है वो तो पता ही है उनको बहुत ज्यादा, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी कोई बड़ा यहाँ पे इशू नहीं है।
बहुत अच्छे, जीता कह रहे हैं फॉस का मतलब होता है सर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। और ये ऑप्शन क्यों होगा जो आप बता रहे हो? यस, सही आंसर कौन सा होगा, क्यों होगा, कौन सा होगा, तो आप लोग बता दिए हो ऑलरेडी, क्यों होगा? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं पहले। इसका सही आंसर होगा विंडोज। ईशानी कह रहे हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं, विंडोज सिक्योरिटी होता है, सिक्योर्ड होता है। बीसीडी जो होते हैं दे आर नोन एज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। यस, विंडोज भी तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही है। अच्छा ओके, अच्छा ठीक है रंजन, ठीक है ओके। लेट मी क्लैरिफाई। जो फॉस होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ए क्या है बताता हूं व्रज। फॉस जो होता है, आप लोग आज जा करके एक बार गूगल करना या फिर यूट्यूब पे जाना, गूगल बेस्ट रहेगा, गूगल पे जाना, ये जो बाकी के चार तीन ऑप्शंस है विंडोज को छोड़ के, आप एक बार उनका पिक्चर या फिर वीडियो या फिर उनका इंटरफेस देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा कि दुनिया में जो भी चीजें हम कंप्यूटर में मोबाइल में यूज करते हैं, नथिंग इज फ्री। कोई भी चीज फ्री नहीं होता है, ठीक है? आप जो सोच रहे हो कि ये फ्री है और बिना पैसे दिए हम लोग कर रहे हैं, बहुत चीजें जो ऐसे हैं जो हम पायरेटेड यूज करते हैं, दैट मीन्स कि आप लाइसेंस नहीं है आपके पास। जो एक्सेल आप यूज करते हो, जो वर्ड फाइल आप यूज करते हो, जो पावर पॉइंट एक्सेस जो आप यूज करते हो, दीज आर नॉट लाइसेंस licensed, और यू मे से दीज आर पायरेटेड। ठीक है, तो आप पायरेटेड यूज करते हो, यानी कि दीज आर कॉमर्शियल पैकेज, बट यू आर जस्ट डाउनलोडिंग इट एंड यूजिंग इट विदाउट पेइंग एनीथिंग, जिसके वजह से ये आपका क्या होता है, ये आपका टर्म से नहीं आता है, यानी कि दीज आर नॉट फ्री, दीज आर कॉमर्शियल। तो अब फॉस क्या है? फॉस एक प्लेटफॉर्म है, या फिर फॉस एक डेफिनेशन जो मैंने बताया है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री का ओपन मतलब फ्री का सोर्स प्रोवाइड करते हैं, विच आर ओपन टू ऑल। आप उसे फ्रीली यूज कर सकते हो। तो उबंटू, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे जो है ना, ये आपके फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है। यानी कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में विंडोज नहीं है, तो फिर आप उसे उबंटू या फिर लिनक्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो। द स्क्रीन विल बी डिफरेंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी डिफरेंट, बट इट इज फ्री। आप उसे फ्री में यूज कर सकते हो। लेकिन विंडोज वगैरह जो आप यूज करते हो, दीज आर कॉमर्शियल। ठीक है, तो विंडोज ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि ये कॉमर्शियल है, फ्री नहीं है। ठीक है, क्लियर सबको? आगे बढ़े। ओके फाइन। फाइंड द ऑड वन। इनमें से आपको ऑड चूज करना है। क्या है? लैन, मैन, वन, कैन। सुनने में दिक्कत आ रहा होगा, कि सुनने में ऐसे लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो है ना, ये वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही आंसर आ चुका है। आप लोगों ने ऑलरेडी भी देख लिया होगा कि ये क्या होता है, कनेक्टिविटी होता है। ठीक है, जो आपका मतलब कनेक्टिविटी एरिया को लेकर के, मतलब द एरिया योर नेटवर्क कनेक्ट्स, इसी को हम कहते हैं एरिया नेटवर्क, एएन कहते हैं। इसका जो पिक्चर आएगा उसमें कौन सा एक नहीं है? कैन नहीं, बाकी सब एरिया नेटवर्क है। लैन, मैन, वन सब है। इसको हम देखेंगे क्यों नहीं है। पहले देखिए, जब आप घर पे कोई वाईफाई वगैरह जो भी आप छोटा मोटा जो भी यूज करते हो, विद इन 10 मीटर रेडियस, 10 मीटर के अंदर, 10 मीटर के अंदर जो यूज करते हो, उसको पैन कहा जाता है। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो 10 मीटर के दायरे के अंदर रहता है। उस पे बाद आता है लैन। मान लीजिए एक आप ऑफिस है, ऑफिस में लगा गया है लैन, ऑफिस के अंदर पूरा का पूरा कहीं पे भी वो नेटवर्क आपका सिग्नल पकड़ रहा है, तो वो लैन होता है। 10 मीटर से शुरू करके 1 किलोमीटर तक आपका दायरा रहता है इसका नेटवर्क का। उसके बाद आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि लेस देन 10 किलोमीटर्स। मेट्रोपॉलिटन मतलब कि आपका कोई भी छोटा सा इलाका है, मान लीजिए आपका एक बड़ा सा कैंपस है, या फिर आप मान लीजिए कि आपका कॉलोनी है बहुत बड़ा, उस कॉलोनी के अंदर आप लेते हो, मतलब एक सिटी है छोटा सा, वहां पे आप ले सकते हो लेस देन 10 किलोमीटर। किसी भी सिटी पे या फिर किसी भी छोटे मोटे स्टेशन पे आप लगा सकते हो, विच इज 10 किलोमीटर एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है वन वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि 100 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक ये इसका रेंज होता है। ठीक है, दीज आर द एरिया नेटवर्क और द कनेक्टिविटी ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो उसमें कैन एक ऑप्शन
नहीं था। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेक्नोलॉजी में कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं एसपीएसएस इज अ, एसपीएसएस क्या है? स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट ब्राउजर, बोथ पी एंड सी। बताइएगा कौन सा है। देखिए मैं नाम अभी तो इतने सारे नाम इतने सारे क्वेश्चन में पढ़ नहीं सकता, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोग आंसर कर रहे हो, मेरे बस में तो नहीं है इतना जल्दी पढ़ना, ठीक है। तो चलिए, सभी तो आंसर सही कर रहे हो, अगर कोई गलती करेगा तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे सभी ने सही आंसर किया, क्योंकि ये सभी आपको पता भी है और आप यूज भी करते हो अपने रिसर्च में। रिसर्च में क्या होता है? एसपीएसएस क्या होता है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं सोशल साइंस रिसर्च में, इसलिए ये एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट ऑफ इंडिया क्या था? एडुहिंड, एडुसैट, एडुसेल। कौन सा है? यस, दिस वन इज वेरी सिंपल, सभी ने सही आंसर किया होगा। लेकिन मैं इसलिए दे रहा था क्योंकि आपको, हमें जो हमने पढ़ा था सीसीटीवी, इनसैट, ये सब पढ़े थे, उसमें भी सैटेलाइट था, तो इसमें भी हमने सैटेलाइट के बारे में डिस्कस कर लिया। फर्स्ट सैटेलाइट था हमारा एडुसैट, ठीक है, यानी एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है। ये एडुसैट ऑप्शन होगा सही। अब आते हैं ओडीएलएम। देखिए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एक्रोनिम्स पूछ सकता है, उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट आते हैं, तो इसको हमेशा याद रखना। डोंट टेक एनी क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है फुल फॉर्म वाला, HTML पूछ सकता है, यूएसबी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ओडीएलएम क्या होता है? देखिए, ओपन एंड डाइवर्स लर्निंग मटेरियल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूट लर्निंग मटेरियल, ओपन एंड डिस्बर्समेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल। कौन सा होगा? सभी आंसर कर रहे हैं कि सर बी ऑप्शन होगा, तो डेफिनेटली बी इज द राइट आंसर। क्योंकि ओडीएलएम क्या होता है कि जो लर्निंग मटेरियल विच इज अगेन यूज्ड फॉर द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मतलब कि आप इग्नो से पढ़ रहे हो या फिर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो जो लर्निंग मटेरियल्स विच इज ओपनली अवेलेबल और डिस्टेंस लर्नर के लिए अवेलेबल होता है, वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल होता है ओडीएलएम, ठीक है। ओडीएल क्या होता है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं होता है? कीबोर्ड, स्कैनर, डॉट मैट्रिक्स, प्रिंटर, जॉयस्टिक। क्या होता है? यस, वेरी गुड। बताइए क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वाई? यस, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है। सोम्या कह रहे हैं सर ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, मानसी ने भी कहा वही, जीता ने भी कहा वही, ईशा ने भी कह रहे हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? ये एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। कीबोर्ड से हम जब एंटर करते हैं इनपुट देते हैं, स्कैनर से भी हम लोग इनपुट देते हैं, कंप्यूटर के अंदर स्कैन होके जाता है। जॉयस्टिक जो होता है जब हम गेम खेलते हैं तो भी वो इनपुट देता है। और माउस की अगर बात करें, वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, समटाइम्स वी रेफर इट एज आल्सो योर इनपुट डिवाइस, ठीक है। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो प्रिंट निकालता है, स्पीकर जो है वो साउंड निकालता है, जो आउटपुट होता है। क्लियर? वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देख लीजिए यहाँ पे जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत प्रकार के होते हैं, लेजर प्रिंटर होता है, इंकजेट होता है, अब ये होता है आपका डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स इसलिए जो बैंकों में पहले यूज किया जाता था, जब अब चेक निकल के आता जाता है, या फिर डीडी बनाते वक्त आपने देखा होगा डिमांड ड्राफ्ट जैसे ट्र ट्र करके यहाँ पे ये निकल के आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो निकल के आ जाएगा और यहाँ से फाड़ लेंगे इसको, डीडी निकल के आ जाएगा, ये होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसेट स्टैंड्स फॉर, इनसेट क्या होता है? इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल का मुझे ये पता नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल तो मेरे घर पे जो आता है तो सीधा एक सिंपल सा निकल के आता है, उसमें डॉट, वो जो साउंड होता है डॉट वाला ना, टक 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 करके, वो नहीं होता है। फिर भी अगर आपने वो वाला देखा होगा शायद वही होगा। इनसेट क्या होता है? इंटरनेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेवल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नोडल सैटेलाइट। सभी ने सही आंसर कर दिया है, ये मैंने रिसेंटली पढ़ाया था। ये था इनसैट क्या? इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसके जरिए क्या क्या काम होते हैं और कौन कौन कोलैबोरेट किए हैं, किसी को अगर याद हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। मैंने पढ़ाया था ये किन किन के साथ कोलैबोरेट करता है, और इससे इंडियन नेशनल सैटेलाइट से हमें क्या मदद मिलता है, वो मुझे जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी गुड। व्रज कह रहे हैं आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बहुत अच्छे, इंडियन स्पेस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया, बहुत अच्छे, इन सभी का कोलैबोरेशन है। ये क्या करता है? ब्रॉडकास्टिंग करता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब टीचर एजुकेशन इन इंडिया? टीचर एजुकेशन इज इक्वल टू प्री सर्विस प्लस इन सर्विस प्लस प्रोफेशनल स्किल, टीचिंग स्किल्स प्लस पेडागोजिकल स्किल्स प्लस प्रोफेशनल स्किल्स।
प्री सर्विस प्लस इन सर्विस प्लस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, पेडागोजिकल स्किल्स प्लस प्रोफेशनल स्किल्स प्लस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। देखिए सभी का सही आंसर आ चुका है, बहुत ही जल्दी आंसर कर रहे हो आप लोग। सो बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि टीचर एजुकेशन का मतलब होता है टीचिंग स्किल एक्वायर करना, पेडागोजिकल स्किल होना चाहिए अपने पेडागोजी में, उसके बाद प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए, यू हैव टू नो द प्रोफेशन आल्सो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट ऑन टीचर एजुकेशन? इसका क्या टाइटल था जो कि वर्मा कमीशन ने दिया था? विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी पर्सपेक्टिव, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड स्टेटस रेगुलेशन, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। वेरी क्विक, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है। इसका जो टाइटल था, इसका जो थीम था, वो था विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव्स। डोंट अनम्यूट एंड don't start your videos or unmute yourself until it is necessary. Harapriya, या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एनसीटी स्टैंड्स फॉर, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी गलत आंसर्स आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है, आना नहीं चाहिए लेकिन भी आ रहा है। ठीक, एनसीटीई स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल कमीशन ऑफ टीचर एजुकेशन। देखिए आ गया गलत आंसर। यस ज्योत्सना मई, चेक योर आंसर। संतोष, चेक योर आंसर। पिंकी, चेक योर आंसर। ठीक है, अगर छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगे फिर वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते, एक बार गलती कर दिया तो गया, जो सिंपल मार्क था वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू आर करेक्ट पिंकी। ऑप्शन ए लग रहा होगा क्योंकि ऑप्शन में ऑफ लिखा गया है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि फॉर है आंसर। नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, ऑफ नहीं होता, ये ऑफ एंड फॉर में बहुत दिक्कत होता है, उससे हमेशा पढ़ के जाइएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिड एनसीटी बिकम एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अब देखिए इसमें भी कुछ स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया है, 1993, 1995, 1974, 1973। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसको जल्दबाजी में आप लोग पढ़ते ही नहीं। कंफ्यूजिंग एमोंग फॉर एंड ऑफ। संतोष एक बार गूगल कर लीजिए, एनसीटी के वेबसाइट में जाइए और एक बार देखिए कि आंसर क्या है, उसके बाद कभी गलती नहीं होगा। डाउट था, कोई बात नहीं, अब तो डाउट क्लियर भी हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? एनसीटी एक्ट नहीं पूछा जा रहा है, एनसीटी का मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनना कब हुआ ये नहीं बताया गया, बस ये बताया पूछा जा रहा है एडवाइजरी बॉडी कब बना। एडवाइजरी बॉडी सबसे पहले इंडिया में एनसीटी जब आया था, एक एडवाइजरी बॉडी बन के आया था 1973 में। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्हेन डिड द एनसीटी एक्ट पास्ड? एक्ट कब पास किया गया था? 1993, 1995, 1975, 1974। ये भी सबका सही आंसर आ चुका है, क्वेश्चन से भी पहले, बहुत अच्छे। 1993। अब 1973 में जब आया था एडवाइजरी बोर्ड बन के आया था, फिर 1993 में उसका एनसीटी एक्ट आया और 1995 अगस्त में उसको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, एज स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एनसीटी? मेन काम क्या है? टू एस्टेब्लिश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू मेंटेन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। उसके बाद आता है टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, टू एक्रीडिट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यस, वेरी क्विक आंसर्स। इसमें ऑप्शन दिख ही रहा है क्या होना चाहिए, टू मेंटेन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन कॉलेजेस में क्वालिटी मेंटेन करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना इसका काम होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी स्टेटस टू एनसीटी? एनसीटी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने के लिए 1995 में किसने रिकमेंड किया था? कोठारी कमीशन, एनपी 1986, एनपी 1968, जस्टिस वर्मा कमीशन। मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया था जब मैंने टीचर एजुकेशन का हिस्ट्री पढ़ाया था, वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वहां पे वीडियो को देखिएगा। अच्छे लगे तो जरूर इस चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड, पीएचडी या फिर एसएसबी, ओपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, सीटेट, ओटेट, कोई भी एग्जाम, एंट्रेंस, कुछ भी हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करना, लाइक करना जरूर। ठीक है, चलते हैं। मैंने कहा था एनपी 1986,
एनपीई 1986 ने रिकमेंड किया था कि एनसीटी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाए, उसके बाद वो 1995 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना था। ये क्वेश्चन इजी था। इन विच ईयर एनसीएफटी वाज पब्लिश्ड? 2005, 2007, 2009, 1995। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जैसे एनसीएफ 2005 में पब्लिश हुआ, तो वो तो स्कूल एजुकेशन के लिए था, लेकिन स्कूल एजुकेशन के बाद टीचर एजुकेशन को भी तो इंपॉर्टेंस देना है, इसलिए 2009 में बना था। हाँ, एनपी एक पॉलिसी, हाँ पॉलिसी है। कमीशन कैसे हुआ? नहीं नहीं, वो कमीशन नहीं है, बट एनपीई जो एक पॉलिसी था, उसी के ऊपर जैसे 1992 में उसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कन्वर्ट किया गया, यानी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। वहां पे उब्लिक में हम कमीशन या फिर पॉलिसी लिख सकते हैं, उसमें मतलब टाइपोग्राफिकली हम लिख सकते हैं पॉलिसी या फिर कमीशन लिख सकते हैं। लेकिन ये किसने रिकमेंड किया था कि उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस देना चाहिए? ऐसे नहीं है कि कमीशन ही हो। आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो कि कमीशन वो नहीं है, वो एक पॉलिसी है। वहां पे उब्लिक में हम पॉलिसी भी लिख सकते हैं। बस हमें ये जानना है कि रिकमेंड किसने किया था। मतलब हम अगर दोनों को मिला है 86 एंड 92, तो 92 में कमीशन बना था। ठीक है, कमीशन बनने के बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, लेकिन फिलहाल हम वहां पे ऐड कर सकते हैं पॉलिसी करके। ठीक है, ओके, यस संतोष। अब इसको तो जो स्कूल एजुकेशन वाला तो पब्लिश हो चुका है, ठीक है, एनसीएफ एसई पब्लिश हो चुका है। टीई अब तक पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जब हो जाएगा पता चल जाएगा। ठीक है, इसका भी सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2009। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्पार्ट नॉलेज टू अदर लर्नर्स, to develop insight or problem solving ability among learners, to encourage students to memorize facts and principles. Student must acknowledge the implication of concept, interpret the relation between element and apply concept. कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उससे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है। इस तरीके के ऑप्शन को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिलेट करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल का। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन जैसा, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, यू हैव टू मेक मीनिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और नॉलेज। ठीक है, नॉलेज आपको वहीं पे या फिर जो भी आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वहां से आपको मीनिंग निकालना है, वो होता है अंडरस्टैंडिंग। तो समझ पाना, वो उसका मीनिंग समझ पाना ही होता है अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है? स्टूडेंट मस्ट एक्नॉलेज द इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कोई पढ़ा रहा है, मान लीजिए कोई फोर्स पढ़ा रहा है या फिर कोई मोशन पढ़ा रहा है, अगर मोशन पढ़ा रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझ पाना और उस कॉन्सेप्ट को एक्नॉलेज करना, अच्छा इसका काम ये होता है, समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझना होता है अंडरस्टैंडिंग। इंटरप्रेट द रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या रिलेशन है, बारिश हो रही है, उसका क्या लेना देना है वेदर के साथ, या फिर डिफोरेस्टेशन एज वेल एज डिफोरेस्टेशन के साथ आपका मान लीजिए रेनफॉल का क्या रिलेशन है, वो भी एक्नॉलेज कर पाना, वो भी पता लगाना, वो अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, जैसे कि संतोष मैंने कहा था कि वी हैव टू पिक द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फोर गिवन हियर। तो यहाँ पे 4 विल बी द बेस्ट ऑप्शन। यस, बी विल बी करेक्ट ऑल्सो, बट द बेस्ट ऑप्शन इज डी। हमें बेस्ट चूज करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एनसीटी? एनसीटी का क्या फंक्शन नहीं है? प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटीज एंड वेरियस ट्रेनिंग कोर्स टू द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, formulate guideline and syllabus for the teacher education institute, providing guideline in respect to qualification and eligibility criteria of teachers, it assess and accredit institution related to teacher education। इसका कौन सा एक काम नहीं होता है? ये जरूर पढ़िएगा जहां पे नॉट लिखा हो, नॉट को स्किप कर दोगे तो फिर गलत आंसर हो जाएगा। चलिए, यस यही हो गया, लिटिना गलत आंसर। लिटिना चेक योर आंसर। चलिए, बाकी सबका सही आंसर आ चुका है, डी विल बी द राइट आंसर, जो कि नैक का काम होता है। यहाँ पे अगर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो सबको लगता है कि
शायद एनसीटी अपने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक्रीडेट एंड असेस कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। एनसीटी सिर्फ टीचर एजुकेशन के लिए काम करता है, लेकिन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी नैक ही एक्रीडेट एंड असेस करता है। ठीक है, तो ये नैक का काम है, तो ये एनसीटी का काम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीटी? इनमें से एनसीटी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू प्लान फॉर टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू आउट द कंट्री, गिव ट्रेनिंग टू द प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर, to regulate and maintain the norm of standard in the teacher education institute, to develop national curriculum framework, syllabi, textbook and learning material। कौन सा एक काम नहीं है एनसीटी का? वेरी गुड। अगर नहीं है, आप आंसर कर रहे हो इसका काम नहीं है, तो फिर किसका काम होगा ये बताइए? यस, वेरी गुड एलिजा, लिटिना, जीता, सस्मिता, ईशानी। ठीक है, ये सब कह रहे हैं कि सर ये काम जो है ये एनसीईआरटी का काम है। वेरी गुड, ये एनसीटी का काम नहीं होता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो एनसीईआरटी बनाएगा, सिलेबस बनाएगा, टेक्स्ट बुक बनाएगा, लर्निंग मटेरियल बनाएगा, ट्रेनिंग देगा, ये सब एनसीईआरटी करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे, एनसीटी नहीं करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 27, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। Which of the following statement are correct regarding NCT? NCT के बारे में कौन सा सच है? NCT Act passed in 1994. NCT came as statutory body in 1995. Main function is to make studies and service related to teacher education and publish the result. NCT give grade to the teacher education institute. ठीक है? Yes, बहुत ही इजी था। अगर आप ऑप्शन चूज कर लेते हो, या तो एलिमिनेशन मेथड से जाओ या तो सिलेक्शन मेथड से जाओ। सिलेक्ट कर लो सही आंसर, या तो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, सही आंसर निकल के आ जाएगा। सभी का आंसर आ चुका है ऑलरेडी, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि एनसीटी स्टैट्यूटरी बना था 1995 में, लेकिन उसका जो एक्ट आया था 1993 में, और ये तो एक्रीडेट करता नहीं है, इसलिए काम खत्म। फोर्थ वाला होगा नहीं, सेकेंड एंड थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग is not an essential feature of pre-service teacher education? pre-service में कौन सा एक नहीं होता है? इंटर्नशिप प्रोग्राम, फील्ड एंगेजमेंट, स्कूल एंगेजमेंट, वर्कशॉप एंड सेमिनार। यहाँ पे इज मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पे इज। ठीक है, इनमें से कौन सा प्री सर्विस में नहीं होता है? सबका सही आंसर आ चुका है, डी इज द राइट आंसर। ये इन सर्विस में होता है। इंटर्नशिप होता है प्री सर्विस में, फील्ड एंगेजमेंट, स्कूल एंगेजमेंट, ये सब होता है प्री सर्विस में, लेकिन वर्कशॉप एंड सेमिनार जो होता है बेसिकली वो आपका इन सर्विस में होता है। अब असर्शन रीजन पे आते हैं। असर्शन ये है, इन सर्विस टीचर नीड्स टू अटेंड स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर देयर अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज। रीजन ये है, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग इज अ मेन एस्पेक्ट बिफोर गोइंग टू एक्चुअल क्लास टीचिंग। समझ के आंसर कीजिएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। both a and r are true and r is not the correct explanation of a is true but r is false, a is false but r is true। कौन सा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत क्विक आंसर्स आ रहे हैं, और सभी का आंसर आ रहा है कि सी होगा सर राइट आंसर। डेफिनेटली ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आर पहले से ही गलत था, इसलिए क्योंकि ये कह रहा है कि एक्चुअल क्लास टीचिंग से पहले इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग लेगा। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि एक्चुअल टीचिंग के बिना इन सर्विस कैसे माना जा सकता है? ठीक है, वो तो प्री सर्विस हो गया फिर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन गिवन बिलो? इनमें से कौन सा इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए सही है? इन सर्विस टीचर फिल्स द गैप बिटवीन pre-service teaching and actual training. In-service teacher focuses on internship program for gaining knowledge. In-service teacher education time duration mainly 2 year. Both A and B. Okay, very good, very good. Yes, व्रज, व्रज ने गलत आंसर दे दिया है। इंटर्नशिप नहीं आएगा ना व्रज? ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है इन सर्विस जो टीचर एजुकेशन होता है इनमें क्या सच है। तो इन सर्विस में क्या होता है, जो प्री सर्विस टीचिंग और एक्चुअल ट्रेनिंग के बीच में जो गैप है, या फिर एक्चुअल टीचिंग के बीच में जो गैप है वो फील होता है। यानी कि जब आप प्री सर्विस में या फिर बीएड एमएड जो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें जो आपको पढ़ाया गया होगा और जो स्कूल या फिर कॉलेज में जब आप जाते हो
वहां का जो टीचिंग होता है, जो माहौल होता है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज वेरी मच डिफरेंट। और वहां पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को पड़ता है। इन सर्विस में आप उस गैप को फिल करने के लिए ट्रेनिंग लेते हो, ठीक है। इंटर्नशिप तो नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। A teacher wants to evaluate his or her teaching and wants to know his or her values, personality, interest and aptitude. What type of tool will be used? ये किस प्रकार का टूल यूज कर सकते हैं? टीचर खुद का इवैल्यूएशन खुद करना चाहते हो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल, समेटिव असेसमेंट टूल, सेल्फ असेसमेंट टूल, ऑल ऑफ द अबव। ये तो सिंपल सा आंसर था। एक्चुअल ट्रेनिंग नहीं, एक्चुअल टीचिंग होगा वो लिटिना, ठीक ठीक है। वो एक्चुअल ट्रेनिंग लिखा गया, वहां पे एक्चुअल टीचिंग होगा, ठीक है। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ चुका है। सब कह रहे हैं कि सर सेल्फ असेसमेंट टूल होगा, वो आप ही यूज कर सकते हो। व्हेन यू बिकम अ टीचर, इफ यू वांट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, योर पर्सनालिटी, योर वैल्यूज, योर एप्टीट्यूड, योर लैकुना, तो आप वहां पे सेल्फ असेसमेंट टूल पे क्या कर सकते हो, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो। और आप हाउ कैन बी असिस्ट सेल्फ, संतोष, देयर आर मेनी टूल्स वेयर यू कैन असेस योरसेल्फ। सेल्फ असेसमेंट टूल्स के बारे में हम असेसमेंट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलरेडी जो क्लास असेसमेंट का हो चुका है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। सेल्फ असेसमेंट टूल होता है बहुत सारा, जब हम खुद को असेस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा इन्वेंट्री होता है, बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्टिव मेथड्स होते हैं, जिससे आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हो कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे नहीं पढ़ा रहे हो। और इमीडिएटली अगर मैं बात करूं, आप लोग इंटर्नशिप के टाइम में या फिर बीएड के टाइम में आपने एक रिफ्लेक्टिव डायरी लिखा होगा। जैसे आपने रिफ्लेक्टिव डायरी में लिखा कि आप आज क्या पढ़ा रहे हो, इनमें क्या दिक्कत था, कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द assessment tool which you can use by self and you can evaluate yourself, ठीक है। Question 32, which of the following statements is correct regarding pre-service teacher education program for experiential learning? इनमें से कौन सा सही है experiential learning के तौर पे? Reflective reading through the use of electronics, pedagogic courses through use of ICT, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, ई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा। फाउंडेशन कोर्सेज थ्रू द यूज ऑफ TLM, इंटर्नशिप प्रोग्राम थ्रू स्कूल अटैचमेंट, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए प्री सर्विस में क्या होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। मतलब आपको एक्सपीरियंस करने के लिए प्री सर्विस में क्या दिया जाता है। बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है ऑलरेडी। डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप जब आप स्कूल में जाते हो तब आपको क्या मिलता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। वो भी किस पीरियड में दिया जा रहा है, प्री सर्विस में दिया जा रहा है। रिफ्लेक्टिव रीडिंग थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है। पेडागोजिक कोर्सेज थ्रू यूज ऑफ ICT, ये भी नहीं है। फाउंडेशन कोर्सेज थ्रू द यूज ऑफ TLM, ये भी नहीं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग तब होगा जब एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप में आप जाओगे तो आप खुद एक टीचर की तरह सभी काम करोगे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम टेकिंग अटेंडेंस टू टेकिंग क्लास टू मेकिंग क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, इवैल्यूएटिंग देयर पेपर्स, डिसिप्लिन, प्रेयर, असेंबली, देन स्पोर्ट्स, देन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्टल सुपरविजन, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। आपको सब कुछ वहां पे करना पड़ता है, ठीक है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 33, असर्शन क्या है? प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रमोट्स कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग टीचर्स। रीजन ये है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन एम्स एट ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल पर्सनल आउटसाइड ऑफ सर्विस, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की बात कर रहा है, और रीजन में कह रहा है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन एजुकेशनल पर्सनल की डेवलपमेंट पे बात करते हैं या फिर ग्रोथ में बात करते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है। ऑप्शन विल बी डी, क्योंकि पहले से ही गलत है असर्शन। क्योंकि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जो है वो कभी भी वर्किंग टीचर्स के लिए नहीं होता है। यानी कि टीचर बनने के लिए आपको प्री सर्विस लेना ही पड़ेगा, ये वाला प्री सर्विस टीचर एजुकेशन अगर आपने कंप्लीट किया है तभी आप टीचर बनते हो, तभी आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा गया प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रमोट्स कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग टीचर। अगर इन सर्विस लिखा गया होता तो ये सही होता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ टीचर एजुकेशन? इनमें कौन सा एक टीचर एजुकेशन का फेज नहीं है? प्री सर्विस, इन सर्विस, इंडक्शन, पोस्ट सर्विस। सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी क्विक आंसर्स। चलिए, पोस्ट सर्विस, पोस्ट सर्विस करके कुछ होता नहीं है। प्री सर्विस, इन सर्विस, इंडक्शन, रिफ्रेशर, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एटसेट्रा, ये सब होते हैं, लेकिन पोस्ट सर्विस कुछ होता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन? टीचर एजुकेशन का नेचर के बारे में कौन सा सही है? Teacher education has mainly three phases that are pre-service,
induction, in-service. Teacher education mainly describes that teachers are born, not made. Teacher education is a dynamic and ever-changing process. Pre-service and in-service both are complementary to each other. ऑप्शन ए में, बी में, सी में और डी में देखिए और उसको मैच करके आंसर करिए. यस सुरेखा, बहुत अच्छे. टीचर्स आर मेड नॉट बॉर्न. बहुत अच्छे. कोई पैदाइशी टीचर नहीं होता है, उसे बनना पड़ता है, उसे लर्न करना पड़ता है, उसे स्किल अक्वायर करना पड़ता है, तभी जा करके वो एक अच्छा टीचर बनता है. बहुत खूब. सभी का सही आंसर आ चुका है. सभी कह रहे हैं कि सर ए विल बी द राइट आंसर, यानी सेकंड को छोड़ के बाकी सब आंसर होगा. सेकंड क्या रहा है कि टीचर्स आर बोर्न नॉट मेड. टीचर्स बनाए नहीं जाते, टीचर्स पैदाइशी होते हैं. इंडक्शन होता है जब आप एक किसी भी प्रोफेशन में आप, इंडक्शन का मतलब होता है व्हेन यू कम टू ज्वाइन टीचरशिप और यू मे से यू आर इंडक्टेड टू द सर्विस, यू आर ट्रेन्ड टू हैंडल द प्रेशर ऑफ द सर्विस. जैसे कि मान लीजिए इंडक्शन होता है टीचर्स का, तो आपको बताया जाता है व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए टीचर, हाउ यू शुड बिहेव, हाउ यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ यू शुड एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हाउ यू आर आंसरेबल टू द स्टेक होल्डर्स. ये सब सिखाया जाता है. इंडक्शन का मतलब होता है कि आपको प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग दिया जाता है आफ्टर बिकमिंग टीचर. पहले आपने प्री सर्विस में तो सीखा, देन आप ज्वाइन करते करते आपका एक छोटा सा ट्रेनिंग होता है, जैसे यूपीएससी में, ओपीएससी में भी होता है, ट्रेनिंग होता है, उसी तरीके का इंडक्शन होता है. छोटा सा ट्रेनिंग सेशन होता है जहाँ पे सिखाया जाता है कोर्स क्या है, कैसे पढ़ाना है, व्हाट आर योर मतलब कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होते हैं. प्रोबेशन थोड़ा सा अलग होता है स्वर्णा. प्रोबेशन अलग होता है. प्रोबेशन पीरियड मतलब थोड़ा सा ट्रेनिंग ही होता है, लेकिन प्रोबेशन मतलब आपको एक पीरियड में आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है. इंडक्शन उससे भी कम होता है, हफ्ते भर का होता है या फिर 15 डेज का होता है, ऐसे होता है. ठीक है. इंडक्शन में अबाउट एम, ऑब्जेक्टिव, कोर्स, सोर्सेस ये सब बताया जाता है. यस, ये टीचर्स जो ट्रेनिंग लेकर के अब टीचर बन चुके हैं उनके लिए होता है. क्वेश्चन नंबर 36 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट about synchronous learning? Synchronous learning can be done through live chat, webinars, instant messaging, and video conferencing. Synchronous learning provides flexibility as learners learn at their own pace. Synchronous learning is collaborative and instant feedback friendly. सोच समझ के आंसर कीजिएगा. बहुत अच्छे. At the end, I will announce the topper of this session of the test. जरूर बताऊंगा. Yes, प्रियंका, check your answer. इससे आप लोगों को भी मोटिवेट होना है कि कैसे आप भी नेक्स्ट टॉपर बन सकते हो. टॉपर का मतलब नहीं है कि उनको हम कुछ प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. बस हौसला बुलंद हो जाता है, हौसला और भी सख्त बन जाता है और आपको लगेगा कि यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक. जो लोग राइट ट्रैक में है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोग नहीं है तो वो नहीं है. कैसे बन सकते हैं? जब वो क्लास अटेंड करेंगे, बात सुनेंगे. नहीं सुनेंगे, सिर्फ भाग दौड़ करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला. ठीक है. और मैं देख पा रहा हूं जो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, दे आर वेरी मच विजिबल टू मी. भाग दौड़ ही कर रहे हैं, पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हैं. ठीक है. ऐसे नहीं चलेगा. सिर्फ सर मटेरियल दे दीजिए, सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए, हम पढ़ देंगे, खत्म कर देंगे, रिवाइज कर देंगे, ऐसे नहीं होता है. डेली पढ़ना होता है. अगर एक क्लास होता है 2 दिन में भी ना, तो आप एक दिन अपना खुद का पढ़ो, इस चैप्टर को कवर करो, क्वेश्चन पूछो. चैप्टर कंप्लीट हो गया. चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मान लीजिए एक दिन गैप है, जैसे कि संडे को आपने ये वाला वीडियो देख दिया या फिर आपने अटेंड कर लिया ये मॉक टेस्ट. उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जो कंप्लीट किया है सिलेबस आज तक उसको रिवाइज कीजिए. डोंट वेस्ट योर टाइम. ठीक है. ओन पेस में पढ़ना सेल्फ पेस्ड होता है. यस. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड ऑप्शन नहीं होगा. सिंक्रोनस लर्निंग में लर्नर लर्न एट देयर ओन पेस, यानी कि ये अपने टाइम में पढ़ना, इसका मतलब है दे आर नॉट अटेंडिंग द लाइव क्लासेस. जैसे कि अभी सिर्फ 36 पार्टिसिपेंट्स ऑफ ज्वाइन नाउ, वेयर वी हैव मोर देन 80 स्टूडेंट्स. ठीक है. 80 स्टूडेंट में से सिर्फ 36. यस, आई एम टेकिंग नोट ऑफ इट. बट बिलीव मी, जो लोग ज्वाइन नहीं करते या फिर लीव कर जाते हैं या तो ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, दे विल बी नॉट गेटिंग द objectives of this class, as well as they are not getting materials after the session is over. ठीक है. यानी कि एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उन लोगों को हम उस ग्रुप से नहीं मिलेगा वो सारा चीज. ठीक है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37. Morrison model is in is which level of teaching learning?
मॉरिसन मॉडल किस लेवल पे आधारित है? अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल, मास्टरी लेवल? बताइएगा। ये बहुत ही इजी सा सवाल था, बस ये बताना था लेवल कौन सा है। ठीक है, चलिए सभी का आंसर आ चुका है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, देखिए आपको पता है अंडरस्टैंडिंग में इन्होंने जो डिफाइन किया था कि आपको हर एक चीज को एक ब्लॉक की तरह देखना पड़ेगा, यानी एक जब भी नॉट द पार्ट बट द होल, इस तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था बॉडी में सिर्फ हाथ पैर या फिर दिल दिमाग ऐसे नहीं होता है, सभी का एक कोऑर्डिनेशन है। जब सभी एक साथ काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं तभी हमारा बॉडी जो है वो वर्क करता है, अदरवाइज बॉडी रन नहीं करेगा, बॉडी काम नहीं करेगा। उसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मॉरिसन ने कहा था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसा एक लेवल है जहां पे एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट ब्लॉक नॉट बाय द सेपरेशन। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी रीजनल सेंटर्स एनसीटी हैज? एनसीटी के पास कितने रीजनल सेंटर है? 3 4 5 6, कितने हैं? हर एक रीजन में एक है, सिंपल सा बात है, 4। वेरी गुड। मतलब वही नॉर्थ, फिर मतलब कि साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसी तरीके से। ठीक है, 4 सेंटर्स हैं। अब आते हैं फाइंड द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी सब में सबसे ज्यादा किसमें है? 1 GB, 1 TB, 1 PB, 1 MB। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यस, सभी का सही आंसर आ चुका है। सभी कह रहे हैं कि सर सी विल बी द राइट आंसर। यस, डेफिनेटली। अब इसको देखिए थोड़ा कन्वर्जन, ये जो मेमोरी यूनिट होता है कंप्यूटर का, 1 बिट बाइनरी डिजिट होता है, 0 और 1 होता है। 8 बिट मिलकर के मतलब 2 निबल, यानी एक निबल पे आप एक बाइट होता है या फिर 2 निबल। इसको अगर हम डिवाइड कर दें, 4 बिट, 4 बिट में एक निबल बनेगा और 2 निबल से एक बाइट बनेगा, यानी 8 बिट से एक बाइट बनेगा। याद रखिएगा ये वाला चीज। एक निबल किससे बनता है? 4 बाइट, 4 बिट से बनता है। लेकिन एक बाइट 8 बिट से बनता है, यानी 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट्स इज इक्वल टू 2 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट। अब 124 बाइट्स जब मिलेंगे तो 1 किलोबाइट बनेगा। 124 वही किलोबाइट है तो एमबी बनेगा, देन जीबी, देन टीबी, देन पेटाबाइट पीबी, देन एक्साबाइट ईबी, देन जेटाबाइट जेडबी, देन योटाबाइट वाईबी। अब 124 वाईबी जब मिल जाएंगे यानी योटाबाइट मिलेंगे, ब्रोंटोबाइट बनेंगे, 1 बीबी बनेंगे, ब्रोंटोबाइट बनेंगे। जब 124 ब्रोंटोबाइट बनेंगे तो जिपोबाइट बनेंगे। ठीक है, ये था कन्वर्शन। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले जाइए। अब चलते हैं फाइनल क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग का मेन फंक्शन क्या है? को टीचिंग स्किल्स रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, डायग्नोस्टिक स्किल्स, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, लॉन्ग लेक्चर बाय टीचर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट। माइक्रो टीचिंग का क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है या फिर मेन फंक्शन है? बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप आंसरिंग ऑल्सो। यस, तो यहाँ पे मेन फंक्शन होता है कोर टीचिंग स्किल्स रिलेटेड कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग। आपका जो टीचिंग स्किल है, कोर यानी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स है उसमें बदलाव आए, एंड आपका जो कॉम्पिटेंस है वो बिल्टअप हो जाए। डायग्नोस्टिक स्किल नहीं होता है, एक्चुअल क्लासरूम तो होता ही नहीं है, लॉन्ग लेक्चर भी नहीं होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। then you can contact us for admission and special offer for SSB lecturer PGT, as well as we are going to start UGC NET June from 10th of this month। 10th से स्टार्ट करेंगे, एक महीने का कोर्स रहेगा जिसमें 1000 MCQs रहेंगे। इसका भी एक क्लास हम लाएंगे। 1000 MCQs रहेगा, डेली क्लास रहेगा, क्रैश कोर्स रहेगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वे शॉर्टली अनाउंसिंग द टॉपर ऑफ दिस सेशन। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसमें आपको एडमिशन के लिए मदद मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट भी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल, ज्वाइन द बैच टुडे टू अवेल ऑल द लाइव क्लासेस विद कंप्लीट क्लास पीडीएफ एंड रिकॉर्डेड वीडियोस। यूजीसी का टाइम वही इवनिंग में रहेगा एट 6 o'clock। हम लोग 6 o'clock क्लास करेंगे। उस टाइम में मतलब थोड़ा सा अर्ली हो जा सकता है, लेकिन अभी समर का टाइम है तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा इवनिंग में क्लास अटेंड करने के लिए। ठीक है, प्रतिमा पूछ रहे हैं एग्जाम कब होगा? एग्जाम का हमने शेड्यूल ऑलरेडी लिख रखा है कि क्या क्या होने वाला है, वो हम एक क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ओपीएससी का भी एग्जाम है और एसएसबी का भी है, तो दोनों का डिफरेंट होगा एग्जाम, डिफरेंट टाइम शेड्यूल में। अब देखिए, इस बार का जो एग्जाम था थोड़ा सा लेवल हम ये कह सकते हैं कि एवरेज टू इजी था।
ठीक है, थोड़ा सा एवरेज था और इजी था, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। तो एवरेज एंड डिफिकल्ट मतलब एवरेज से ऊपर ज्यादा नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, इसलिए स्कोर अच्छा आया है आप लोगों का। फिर भी आई हैव ऑब्जर्व सम बिलो 20 स्कोर्स एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द स्टूडेंट्स कि जो लोग 20 के बिलो है। हालांकि बहुत सारे हमारा जो नॉर्मल एमपीसी में अगर देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स अबव 30 है, ठीक है, अबव 30। एंड सबसे कम शायद 10 के नीचे बस एक दो ही है, बाकी सबका अबव 25 to 35 है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जल्दबाजी में सभी गलती करते हैं, जल्दबाजी में सभी का गलती हो जाता है। लेकिन एक चीज है, जब आप लोग आंसर करते हो, डोंट लुक फॉर यू नो कि जो आंसर होगा वो मैंने सही, मतलब जैसे कहते हैं ना क्विक रिस्पॉन्स, इनसाइटफुल लर्निंग, वो मत कीजिएगा। वो गलती बहुत सारे किए हैं, इसलिए बहुत सारा गलती रिस्पॉन्स आया है। सही आंसर्स तो किए ही हैं। दूसरी बात यह है टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोगों ने टाइम मैनेजमेंट ना करते हुए मतलब 1.5 घंटे के बाद भी सबमिट किया है, विच इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, जो हम बिल्कुल भी उस रिस्पॉन्स को कंसिडर नहीं करते हैं। स्वर्ण पूछ रहे हैं एसएसबी लेक्चरर के लिए टेक्नोलॉजी पार्ट पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा। एसएसबी लेक्चरर में हर कोई चीज पूछ सकता है, इसीलिए तो कंबाइन किया जा रहा है कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें आप कभी कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि ये कब आए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, इस बार का जो टॉपर रहे हैं वो आप ही में से, जो कि डेली क्लास अटेंड करते हैं। हमेशा से एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं भी आप लोगों को प्रूफ के तौर पे आप लोगों को वो चैट दिखा सकता हूँ जहां पे हमें आप लोगों का स्कोर शो कर रहा है, किसका कितना स्कोर है। और हमेशा से टॉपर जो रहते हैं वो हमारे क्लास डेली करते हैं, वो डेली सिंसियर क्लासेस हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए वो लोग मतलब टॉपर बनते हैं। और इस बार के टॉपर हैं सुरेखा मेहर। कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेखा। सुरेखा मेहर, उन्होंने आउट ऑफ 40 उन्होंने स्कोर किया है 38। आउट ऑफ 40 उन्होंने स्कोर किया है 38। वो भी मतलब उनका टाइम बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है, विच इज अराउंड 47 मिनट्स। उसके बाद उन्होंने 47 विद इन 47 मिनट्स उन्होंने अपना रिस्पॉन्स जो है वो दे दिया था। तो मैंने कहा था आपका टाइम 1 आवर है, तो आपको 1 आवर के अंदर सबमिट करना है। ठीक है, और मतलब कि 38 स्कोर करना इज अ ग्रेट थिंग डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आपको परसिवियरेंस चाहिए और डिसीजन मेकिंग उस टाइम में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो शी इज ऑन द राइट ट्रैक एंड शी हैड डन ऑल द हार्ड वर्क, क्योंकि वो डेली डेली क्लास करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। सो आई वांट एवरीबॉडी टू फॉलो एवरी यू नो a bit of information that is supplied to you first of all। और एक चीज ये है कि आप लोग जब भी क्वेश्चन आंसर करते हो, ट्राई टू आंसर विद इन 1 आवर सो दैट वी कैन कंसिडर योर रिस्पॉन्स ऑल्सो। कुछ लोगों ने भी 37 स्कोर किया है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे रामेश्वरी जी जो कि मतलब क्लास करते हैं विदाउट मिसिंग क्लासेस, मीनियर क्लासेस, वो भी स्कोर किए हैं 37। और भी अच्छे स्कोर्स आए हैं, लेकिन उनमें से आज का जो टॉपर रहे हैं वो सुरेखा है। तो नेक्स्ट टाइम वही कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को फिर से बताया जाए, जो लोग टॉपर बनेंगे, मतलब मल्टीपल टॉपर्स बनते हैं, तो उन लोगों के लिए हम कुछ स्पेशल चीजें रखे हैं एट द एंड। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा आप, मतलब क्या करें कि डेली डेली क्लास करें, डाउट पूछें क्या है क्या नहीं है। यस, सुरेखा इज ज्वाइन, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन सुरेखा। ठीक है, यस, पीडीएफ का जो कह रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, स्वर्ण मिल जाएगा, डोंट वरी, इसका भी हम लोग दे देंगे, क्योंकि अभी हम इसलिए नहीं दे रहे हैं, द टेस्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं वो अपीयर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आज ज्वाइन करता है तो उसको हम वो मॉक टेस्ट देते हैं ताकि वो भी अपीयर कर सके। तो ये होता है, इसलिए हम आपको पीडीएफ दे देंगे, मिल जाएगा पीडीएफ, क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, कॉन्ग्रेचुलेट हर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। Thank you all.